नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कई बार ये सवाल आप लोगों के मन में, बल्कि मैं यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के मन में भी आता है और कई बार ये सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं और स्वयंसेवकों के मन में भी आता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ खास अधिकारियों से इतना लगाव क्यों है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों, सिद्धांतों और आदर्शों से परे जाकर हर कीमत पर उस अधिकारी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उस अधिकारी को अपने साथ जोड़े रखते हैं, चाहे इसके लिए अध्यादेश लाना पड़े, चाहे इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़े यानी कानून में बदलाव करना पड़े, वो हर चीज करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आज देश की लोकसभा में एक बड़े राजनीतिक दल के नेता ने, भाजपा ही नहीं, एक दूसरे बड़े राजनीतिक दल के नेता ने पूरी की पूरी पोल खोल कर रख दी है और याद दिला दिया है, राम मंदिर करते हो ना, लेकिन जो गोलियां चली थी, उस गोलियों को चलाते समय निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन शामिल था, ये आईना दिखाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अधिकारी की तरफ तो इशारा किया है। आप उनको पूर्व भी कह सकते हैं, वर्तमान भी कह सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक उनको जिम्मेदारियां मिलती जा रही है और प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में नरेंद्र मोदी साहब ने तो कानून तक बदल दिया था, क्योंकि उनको वो चहेते अधिकारी चाहिए थे। अब क्यों चाहिए थे, पता नहीं, आज तक इस सवाल का जवाब मुझे तो नहीं मिला। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपाइयों को आईना दिखा दिया एक तरह से। और क्या आईना दिखा दिया, कैसे आईना दिखाया, वो बड़ी स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, हमारे साथ जुड़िए मेंबर के तौर पर, सब्सक्राइबर के तौर पर। अगर आप नए दर्शक के तौर पर अभी हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नए पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह करूंगा कि मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर लीजिए। अब सीधे खबर पर आता हूं। लोकसभा स्पीकर को लेकर खबर आ रही है कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होती, फैसला नहीं होता, तब तक वो चेयर पे नहीं आएंगे। वो कहा जा रहा है कि बड़ा आदर्शवादी फैसला लिया उन्होंने और बहुत तारीफ की जा रही है उनकी, खास तौर से भाजपाई इको सिस्टम के लोगों द्वारा। अब भैया वो कितने आदर्श और परंपरा का निर्वहन करते हैं, वो सच्चाई तो हमारा आप सभी जानते हैं। लेकिन खैर, आज वो लोकसभा में पहुंचे नहीं, तो लोकसभा में बजट पर चर्चा शुरू हुई। बजट पर चर्चा शुरू हुई तो नेताओं ने बोलना शुरू किया। और भाजपाइयों की एक आदत है कि वो बीच में बैठे-बैठे टोका-टोकी करते रहते हैं और राम मंदिर, भगवान राम का नाम वो सबसे ज़्यादा लेते हैं और ये बताते नहीं है भैया कि प्रधानमंत्री जी से जाके पूछ तो लो, कुछ सवाल पूछने की हिम्मत और हैसियत हो तो पूछ तो लो। तो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बोल रहे थे, मनरेगा पर बोल रहे थे, भगवान राम को लेकर बोलना उन्होंने शुरू किया और कटाक्ष करते हुए कहा, अयोध्या से जो जीत के आए हैं सांसद उनको अपने बगल में बिठाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रामायण जो ऐतिहासिक सीरियल था, उसमें भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को सांसद तो बनवा दिया लोकसभा का चुनाव जितवाकर, लेकिन उनको पीछे की पंक्तियों में बिठाते हैं। अखिलेश यादव ने उसपे कटाक्ष किया। जब वो कटाक्ष कर रहे थे तो भाजपाई बेंचों की तरफ से एक बड़े नेता ने उनको याद दिलाया कि भैया कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी। और उसके जवाब में जो अखिलेश यादव ने कहा, भाजपाई चुप रह गए, भाजपाई सन्न रह गए। वो तमाम चीजें बताऊंगा। समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से बाकायदा उसी को शेयर किया है, यानी उसी अखिलेश यादव के भाषण के उसी अंश को शेयर किया है। तो मैं एक एक करके उन तथ्यों को आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूं समाजवादी पार्टी का जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। ये समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया पर किए गए इस पोस्ट, और इस पोस्ट में सीधे तौर पर देखिए समाजवादी अखिलेश यादव किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पर लिखा भी है बाकायदा समाजवादी पार्टी ने, जिन्होंने गोली चलाई वह राम मंदिर बनवा रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी। और ये जो बाइट जो उन्होंने भाषण दे रहे थे वो लोकसभा के अंदर, उस भाषण के उस हिस्से को भी शेयर किया है। आपके स्क्रीन पर मैं वो हिस्सा भी आपको सुनवा रहा हूं जो अखिलेश यादव बोलते हुए नजर आए। और क्या बोला अखिलेश यादव ने, आप खुद सुन लीजिए। के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि मनरेगा एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसमें गरीबों को ग्राम स्तर पर रोजगार मिलता था, राइट टू वर्क के अनुसार थी। इस योजना को समाप्त करते हुए आपने क्या नाम रखा है, बीबी राम जी। और हमारे राम जी कहां बैठे हैं, कहां है हमारे राम जी?
पीछे बैठे। जिन्हें बचपन से हम देखते आए राम जी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि राम जी सदन में बैठे हैं, लेकिन आप राम जी का अपमान कर रहे हैं। आपको उनको यहां नहीं बैठा सकते, आपको यहां बैठाना चाहिए नंबर 2 पर। अगर आप सच्चे मायने में सभापति महोदय वीपी राम जी, आप कृपया देखिए, आप वित्त मंत्री कृपया राम जी को ही बजट नहीं पे जानती बोलिए। हैं। अखिलेश जी हे भगवान, हम क्या करें अब? अखिलेश जी आप कृपया बजट पे आ जाइए। आप कृपया बजट पे आ जाइए अखिलेश जी। सभापति महोदय, बजट पे आइए, बजट पे आइए। एक मिनट क्या बोले, फिर बोलना दोबारा। नहीं, आप बजट क्या बोलिए? नहीं, सभापति जी बोलिए। नहीं सभापति महोदय, नहीं जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। तो आपने सुना, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो, और जिन्होंने गोलियां चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। आखिर उनका इशारा किस तरफ था, वो किसके बारे में कहना चाह रहे थे, और क्यों भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को चुप रह जाना पड़ गया, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं और आपको बताता हूं। अब ये देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है, और दैनिक भास्कर की ये खबर जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है वो जरा मैं पढ़ के बता देता हूं कि जब ये बोल रहे थे अखिलेश यादव, थोड़ा सा उसका संदर्भ भी इसमें लिखा हुआ है कि भैया मनरेगा का नाम वीबी राम जी कर दिया गया। भाजपा सांसद अरुण गोविल की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि हमारे राम जी कहाँ हैं, हम उन्हें बचपन से देखते आए हैं। लोकसभा में राम जी को सबसे पीछे बिठाया है, जबकि उन्हें आगे लाकर नंबर 2 सीट पर बैठाना चाहिए। और अयोध्या से जो समाजवादी पार्टी के सांसद जीते हैं वो बगल में आपको बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। आगे अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, इसी दौरान जब सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ से कार सेवकों पर गोली चलाने की बात का जिक्र हुआ, मुलायम सिंह यादव उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यह सुनते ही अखिलेश यादव भड़क गए। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के उन सांसदों, उस बड़े दिग्गज नेता पर सवाल पलटवार करते हुए कि जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अब ये है क्या, आगे वो कह रहे हैं कि अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना, आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो। अखिलेश यादव का इशारा पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा की तरफ था। नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन हैं, उनकी देखरेख में राम मंदिर बना है। 1990 में जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, नृपेंद्र मिश्रा मुलायम सिंह के प्रमुख सचिव थे, और ये तथ्य जिसकी तरफ अखिलेश यादव इशारा करते हुए नजर आ रहे थे। अब यहाँ 2-3 सवाल उठते हैं, आपको इन सवालों के जवाब आपको देने होंगे। मैं तो सिर्फ तथ्यों को आपके सामने एक एक करके रख देता हूं और इन तथ्यों को आपको बताता हूं कि कैसे हुआ। भाई, मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे 1990 में, जब कार सेवकों पर गोली चली तो उनके प्रमुख सचिव हुआ करते थे नृपेंद्र मिश्रा। आईएएस अधिकारी रहे हैं तो बहुत सारी सरकारों के साथ काम करना पड़ता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि आप बहुत सारी सरकारों के साथ काम कीजिए, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के साथ काम करना पड़ता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसी बात रही होगी जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनसे कुछ खास लगाव है। और वो लगाव क्या है और उस लगाव को लेकर उन्होंने क्या-क्या किया, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, अब उन्हें नृपेंद्र मिश्रा ही चाहिए थे अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में। उस समय जो कानून था, जो संविधान था, उसके हिसाब से नृपेंद्र मिश्रा दोबारा से भारत सरकार के अधिकारी नहीं बन सकते थे, क्योंकि वो इससे पहले जो ट्राई है, उस ट्राई के अध्यक्ष रह चुके थे और उसके बाद वो वापस सरकारी सेवा में नहीं आ सकते थे। तो भैया, मई 2014 में नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसीसी की बैठक बुलाई और एसीसी की बैठक में एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई, कानून को बदलने वाले अध्यादेश को, और उसके तहत जो है उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा को अपना यानी प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। और बाद में ये जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 में जो संशोधन के लिए अध्यादेश लाया गया, बाद में इसको पहले अस्थायी अध्यादेश लाया गया, बाद में इसको अधिनियम द्वारा पारित करवा दिया गया और वो प्रधानमंत्री कार्यालय में ले गया। अब पता नहीं, हो सकता है उनके अंदर बहुत सारे गुण हो, बहुत सारा टैलेंट हो, लेकिन जब वहां से वो रिटायर हुए, मतलब वहां से जब वो हटे, उन्होंने जब प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव से यानी पीएमओ के प्रधान सचिव से इस्तीफा दिया, उस इस्तीफा देने से पहले ही उनके लिए दूसरा पद तैयार था और फिर उनको नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय के कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। अब
नेहरू म्यूजियम जो 3 मूर्ति भवन है उसके बाद क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तमाम चीजें आपको मालूम है, बहुत ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। और फिर भैया जब तक राम मंदिर को लेकर फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, फैसले का क्रेडिट लेने के लिए भाजपा ही आ गए कि भैया हमने किया, हमने किया, हमने किया। उसके बाद राम मंदिर निर्माण को लेकर एक कानून सदन से पास हुआ जिसमें उनके सदस्य बनाए गए, और फिर राम मंदिर निर्माण को लेकर जो है वो एक निर्माण समिति बनाने का फैसला किया गया। यानी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक मंदिर निर्माण समिति का बनाने का फैसला किया, और उनका अध्यक्ष उन्हीं नृपेंद्र मिश्रा को चुना गया। जी हाँ, राम मंदिर आंदोलन के दौरान कार सेवकों पर चली गोली, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री, उनके प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा, 2014 में मोदी जी उनको लिया है, लाने के लिए कानून तक बदला, बाद में वहां से हटे तो नेहरू मेमोरियल की जिम्मेदारी दे दी, और वहां से हटे तो फिर उनको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट की तरफ से जो मंदिर निर्माण समिति, जो राम मंदिर बनाने वाली जो समिति है, उसका मुखिया बना दिया गया। अखिलेश यादव इसी तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे थे, और इसी तरफ इशारा करते हुए वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई जवाब है नहीं, और जवाब है नहीं तो जवाब वो दे नहीं पाएंगे। लेकिन ये सवाल जो अखिलेश यादव ने उठाया है, ये भाजपाइयों के मन में भी है, आरएसएस के कार्यकर्ताओं के मन में भी है। लेकिन इस सवाल का जवाब कभी मिलेगा नहीं कि क्यों प्रधानमंत्री को लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने वाले आरके सिंह से लगाव था कि उनको सांसद बनाया और अपनी सरकार में मंत्री बनाया। क्यों उनको नृपेंद्र मिश्रा से लगाव है कि बार बार उनको लगातार कोई ना कोई पद वो देते ही जा रहे हैं। इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के खेमे से कभी आएंगे नहीं। लेकिन अखिलेश यादव ने अमेरिका के साथ डील को लेकर भी घेरा। उन्होंने सीधे सीधे मोदी सरकार पर जो आरोप लगाए, 2-3 बातें उन्होंने और कही, वो भी आपके सामने रख देता हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि अमेरिका से डील नहीं हुई है, बल्कि ढील हुई है। गरीब किसान को कुछ नहीं मिला है। और उन्होंने कांग्रेस के नेता जो इससे पहले भाषण दे रहे थे, शशि थरूर के बजट पर दिए गए भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि भैया कई आंकड़े शशि थरूर ने पेश किए हैं, समाजवादी पार्टी के पास भी मिलते जुलते आंकड़े हैं, और इस देश की सरकार ने इस देश की जनता के साथ क्या किया। आगे वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भैया हमें ये तो बता दीजिए कि 0 बड़ा होता है या 18 बड़ा होता है। ये भी वो कटाक्ष करते हुए कह रहे थे, क्योंकि पहले भारत से अमेरिका जाने वाले कई सामानों पर जो था वो टैक्स बहुत कम था, 2-3% टैक्स था, अब वो 18 हो गया है। अमेरिका से जो सामान आएगा जिस पर हम 20, 25, 30, 40, 50, 60% टैरिफ लिया करते थे, टैक्स लिया करते थे, अब वो 0 हम लेंगे अमेरिका के प्रेशर में। भैया ऐसा फैसला तो कोई भी देश करता नहीं है, ऐसा समझौता तो कोई भी देश करता नहीं है। तो अखिलेश यादव ने पूछा कि भैया ये बजट ये बता दो कि 0 बड़ा है या 18 बड़ा है। उन्होंने कहा कि ये बजट दिशाहीन है। बजट से पहले कहा गया कि अमेरिका से डील होने जा रही है। तो भैया सरकार को ये बताना चाहिए कि अब तक कितने देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए हैं, और जो लोग पहले रुपए और डॉलर की बात करते थे अब शांत है, अमेरिका से डील नहीं डील हुई है। अगर यही डील होनी थी तो फिर भैया 11 महीने किस बात का इंतजार था। और सरकार को यह भी बताना चाहिए कि अमेरिका के साथ डील पहले हुई या बजट पहले बना। बजट का हलवा यहाँ ज्यादा बटा कि नहीं, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को अपने शब्दकोश से सरकार ने हटा दिया है। सत्ता पक्ष के लोग समझ ही नहीं पा रहे होंगे, लेकिन देश समझ रहा है। हमने अपना बाजार खोल दिया है। 500 बिलियन डॉलर का एक तरफा व्यापार, हमारा स्वदेशी कहां जाएगा। डील और समझौता कभी भी एक तरफा नहीं होता, लेकिन ये समझौता पूरी तरह से एक तरफा है। महंगाई बेतहाशा बढ़ी है, लेकिन आम लोगों को टैक्स से कोई छूट नहीं मिली। सामाजिक सुरक्षा केवल शब्दों की औपचारिकता भर रह गया है। किसान मजदूर अपने लिए मिली सहूलियत को बजट में दूरबीन लेकर ढूंढ रहा है, और इस डील और ढील के बाद रुपये का क्या हाल होगा सरकार बताए। सरकार उद्योगपतियों के साथ खड़ी है, ये लेबर कोड लाए जो लेबर के पक्ष में नहीं है। सरकार अपना आवंटित बजट ही खर्च नहीं कर पा रही है। प्रधानमंत्री ने गोद लिए गांव को अनाथ छोड़ दिया है। सरकार मेरे सवालों का जवाब दे। सभी क्षेत्रों की रैंकिंग में हम काफी नीचे आ गए हैं। 2047 तक विकसित भारत तो नहीं बनेगा, लेकिन गरीबों के साथ बहुत अन्याय होगा। और इसके साथ ही उन्होंने बहुत कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अयोध्या को लेकर जो उन्होंने कहा, राम मंदिर को लेकर जो उन्होंने कहा, वो निश्चित तौर पर भाजपाइयों की आंखें खोलने वाला है, और हर चीज को चुनाव के चश्मे से देखने वाले। आप मुलायम सिंह यादव के नाम के आगे क्या लिखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी। लेकिन जब लगा कि भैया 2024 के लोकसभा चुनाव में मामला फंस सकता है, तो लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म विभूषण से मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत जो है
को सम्मानित किया गया। एक कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में हुआ जहां अखिलेश यादव को वो अवार्ड दिया गया और सिर्फ इसलिए कि उसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में उठाया जा सके। हालांकि उत्तर प्रदेश की जनता थोड़ी सी समझदार निकली और भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा झटका दिया जिससे बीजेपी अभी तक उबर नहीं पा रही है। तो अखिलेश यादव ने जो कहा उसको लेकर आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। मोदी साहब को नितिन मिश्रा से क्या लगाव है ये भी आप बता सकते हैं। आर.के. सिंह जैसे अधिकारियों से उनको क्या लगाव होता है, आजकल तो उन्होंने मोर्चा खोल रखा है, ये भी आप बता सकते हैं। इस पूरी स्टोरी और अखिलेश यादव के बयान को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा कि अगर आप नए दर्शक के तौर पर जुड़ रहे हैं तो हमारे YouTube मंच को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नए पुराने दोनों दर्शकों से अपील आग्रह कि अगर आप मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो हमारे इस YouTube मंच को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से आग्रह देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।